बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हम मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क की मईशत किस जानिब बढ़ रही है। वैसे अवाम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मईशत किस जानिब बढ़ रही है, लेकिन उसके बरक्स हमारे हुक्मरान जो है वो कुछ और कह रहे हैं। आज भी एक आला सतही मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने ना जाने क्या कुछ कर जाने के अज़्म का इजहार किया। आपसे थोड़ी देर पहले जो है उसकी ब्रेक हुई खबर, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर वो खबर ब्रेक हुई। बहरहाल ये मामला अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इकदाम लेने का है, वहाँ तक बात आ चुकी है। कोई एमर्जेंसी अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत पेश आएगी, नहीं आएगी, मामला कंट्रोल में है, क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान अनकरीब डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ब्लूमबर्ग ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उसका ये कहना है, उसके आदाद-ओ-शुमार ही कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल धारे पर आ चुका है और अब उसको IMF ही रोक सकता है, और IMF के अलावा किसी और के पास वो कुव्वत नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट को पाकिस्तान के रोक सके। जानना ये है कि रोल ओवर की जो गारंटीज़ मिली हैं चाइना से, UAE से, सऊदी अरेबिया से, वो किस हद तक अहमियत की हामिल है। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जी चाइना से मिलने वाली जो गारंटी है रोल ओवर की, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन देखना ये है कि उसके नताइज किस हद तक होंगे। और सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर ये पैसे आ जाएँ, जिसका जो हजम है, अभी जो हम कर्जा लेना चाहते हैं उनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो तकरीबन $1.25 अरब के करीब है, तो क्या इसके आ जाने से लोगों की मुश्किलात आसान हो जाएंगी? क्या अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो जाएंगी? तो उसका जवाब आता है कि नहीं। बहरहाल ये मैं नहीं कहता, बहुत सारे माहिरीन कहते हैं। आज इस हवाले से प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, उसको भी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अभी आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, इन मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि IMF से तो पैसा भी आया नहीं है, चंद रोज़ 30 जून जो है वो कोर्ट की जा रही है, कोई उम्मीद बाकी रह गई है? अभी भी चले हम कहते हैं कोई 8-10 दिन वर्किंग डेज़ रह गए हैं पीछे, कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है? और अगर ये पैसे नहीं आते तो फिर फॉर दिस ईयर IMF इज़ गॉन और हमें नए प्लान में जाना पड़ेगा अगले साल? अच्छा देखें, जमहूरियत पे तो मुझे कोई यकीन नहीं है। अगर आपकी जमहूरी पार्टियां अगर इस तरह का कोई काम कर रही है, या आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं, तो मेरी तरफ से ना है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही ये कहूं, तो ये सब बहुत मामला मैं अपने ऊपर ले लेता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पर या इसहाक डार साहब के नाम पर तो ये साफ इनकार समझे कि IMF आपको नहीं मिलना, क्योंकि उन्होंने जो ईस्टर है यहाँ पे MD जो उनकी IMF की है, उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया कि बजट में एक्सपोर्ट के अहदाफ जो है वो गैर हकीकी हैं। उन्होंने नंबर 1 पहले कहा कि पाकिस्तान के बरामदात में कोई बेहतरी नहीं आई, और क्योंकि बड़े इकदाम नहीं उठाए गए, और इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर ट्रेड में सुस्त रवि, आइंदा 12 महीनों में 1 साल के दौरान कोई बेहतरी आने की तवक्को नहीं है। प्लस उन्होंने ये कहा कि रेमिटेंसेस जो है वो इतने ज्यादा कम हो गए, यानी हुकूमत के बजट में एक्सपोर्ट्स में 8.5% इजाफे का तखमीना लगाया, और ग्रे मार्केट इतनी ज्यादा कर दी थी कि 20 से 25 रुपए का फर्क, यानी इंटर मार्केट और ओपन मार्केट का फर्क जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा। तो इसकी वजह से हुकूमत की जो पॉलिसीज, ये तमाम पॉलिसीज हैं, और जो बजट पेश कर दिया वो इतना नकारा और इतना, यानी आप समझ लें कि मैं अभी आपको उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो उसके अलावा जो इन्होंने कहा कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रेमिटेंसेस का माहाना औसत जो है वो तकरीबन 33 करोड़ 20 लाख है। 33 करोड़ 20 लाख डॉलर कम हो रही है, और अब इसकी कमी को हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो ग्रे मार्केट लोग ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू को समझते नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत महारत रखते हैं। हमें समझ, आवाम नास को, आम लोगों को समझ आती है कि IMF पैसे नहीं दे रहा, उसकी मोटी वजूहात ये हुकूमत और उसकी पॉलिसियां हैं, या रियासत पाकिस्तान की पॉलिसियां हैं, या किसी जमात की पॉलिसियां हैं। क्यों IMF पैसे नहीं दे रहा? पहले तो देता था हमें। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको जरा आसान, बिल्कुल सर, ताकि हमारे आम बैठे जो लोग घरों में हैं, कोई मार्केट्स में बैठे सुन रहे हैं, वो समझ सकें इस चीज को। देखें, 1.1 जो था वो कर्ज, अब सादा सा समझ लीजिए कि $6 अरब रुपए आपने उनको देना था, आपने नहीं दिया ये 2 महीने के अंदर। फिर आपने जो है वो 9th रिव्यू अप्लाई कर दिया, यानी 10th रिव्यू और 11वां रिव्यू भी आपने अप्लाई कर दिया, यानी इसका मतलब है आप उनसे 22 अरब रुपए के करीब मांग रहे हैं, और आपने इस साल खाली 22 अरब रुपए जो है वो आपने कर्ज का वापस देना है, जिसके अंदर जो है वो बेशुमार और मजीद पैसा भी है जो बाकी लैंडिंग एजेंसीज का, जिनका मैं अभी नाम आपके सामने नहीं ले रहा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर जो है वो कलील आईपीपीस का जो है वो ढाई हजार अरब रुपए है। इसके अलावा जो बाकी सारे अशिया जरूरिया जो है वो महंगी तरीन होती जा रही है। कर्ज आपका इतना ज्यादा हो गया, चुनाचे उन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट आप जो है वो 6 अरब रुपए दें तो हम आपके साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने जो रीस्ट्रक्चरिंग की, जो मैंने अभी आपको बताई कि रेमिटेंसेस की बात मैंने आपको की कि फला स्ट्रक्चर, दो चीजें होती हैं जो मैं आसादा जुबान में बताऊं, या रीप्रोफाइलिंग कर लो या रीस्ट्रक्चरिंग करके दे दो। इन्होंने कहा हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। इन्होंने 25 निकात अपनी तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग के पूरे किए। 6 अरब रुपया दिया नहीं, ये 6 अरब किसी भी मुल्क से नहीं कर सके, चुनाचे ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की मुकम्मल तौर पे कह रहा हूं। और अब जो है वो गारंटर जो बनेगी तो वो सिर्फ फौज बनेगी, जो आपने SIFC का नाम भी सुन लिया। अब मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं, बहुत अरसे से बता रहा हूं कि अगर IMF के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आप जितने मर्जी प्लान बी पे चले जाएं। आप चाइना को आपको 1 अरब रुपए ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन उसने रोल ओवर दिया है। मजीद आपको वो है वो हार्ड कैश नहीं दे सकता, वो इस तरीके से बिठा के आपको खिलाता नहीं होता। अब आपको सादा सी जुबान के अंदर ना ईरान और सऊदी अरब, अभी तो ताजा आपस में तेल तकसीम कर लें, बड़ी बात है। बार्टर ट्रेड के अंदर जो है वो 35% के करीब जो है वो आपने झटका तरीका मैं समझा रहा हूं, तो समझ आ रही है ना? जी। तो झटके तरीके से 35% जो है वो डीजल हमें मिल रहा था। आपने क्यों टांग अड़ा दी कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और आपने अब जो है वो तेल उन्होंने और महंगा कर दिया। तो 65% के अभी एक्चुअली हम 65% डीजल ले रहे हैं, पेट्रोल भी हम इधर से निकाल रहे हैं। रशिया से आपने 45,000 अभी मंगवाया है, तकरीबन लाख जो है वो। अच्छा सर, ये ऑयल वाला जो मामला ना मेरे साथ रहे, मैंने इस पर आपसे डिटेल में बात करनी है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो ज़ीशान साहब। सर ये फरमाएं, आसान और आम फहम अंदाज में हमारे नाजरीन को थोड़ा समझाइए कि IMF तो हमें पैसे दे नहीं रहा, अब हमने उधार देना है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, मालिक का। अब हमारे पास उधार पे देने के लिए जो पैसे हैं वो भी नहीं है। ये रोल ओवर पे हमने जो उम्मीद लगाए बैठे हैं चाइना से, UAE से, सऊदी अरेबिया से, और प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा भी है कि जी चाइना वाला रोल ओवर इंतहाई अहम है। ये बताएं कि खुदा न खास्ता, पॉसिबिलिटीज़ तो है ना, अगर कोई एक बैक कर जाता है या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से कहते हैं जी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वट एवर इट इज़, प्लेज तो उन्होंने पहले भी बड़ी मरतबा किया और फिर उससे पीछे हट गए वो, तो फिर व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट एंड व्हाट वुड बी द सिनेरियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का, जी, इसमें पाकिस्तान को जो है $23 बिलियन वापस करने हैं। और मैं आज भी पढ़ रहा था वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट किसी ने मुझे भेजी थी, मैं देख रहा था, फिर उसका जो सीधा हाल है उसमें एक हमें जुलाई से दिसंबर में हमें $4 बिलियन वापस करने, जिसका रोल ओवर भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त जो है जो एसेट, हमारे पास जो बैंक के जो डिपॉजिट पड़े हैं डॉलर्स के, वो है $3.94 बिलियन, तकरीबन 4। इसका मतलब है कि 4 बिलियन से नीचे हैं, 4 बिलियन देने हैं। बड़ी मुश्किलों से जो है मई में जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आए $255 मिलियन, वरना हम करंट अकाउंट के डेफिसिट में चल रहे हैं। इस वक्त भी तकरीबन $3 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा है और डॉलर मुल्क में कम आ रहा है। तो मकसद ये है कि आपके पास जब पैसे देने के नहीं होंगे फिर क्या होगा? ये कोई एक दो, हम तो इसका मकसद ये है कि हम तो रहमो करम पे रहेंगे, या तो भीख मिल जाए या तो कोई रोल ओवर मिल जाए। हम कब तक इन चीजों पे जो इंतजार करेंगे? हमने इस बजट को, अगर आप इस बजट का आउटले देखते हैं तो 7.3 ट्रिलियन रुपीस हमें सिर्फ इंटरेस्ट और अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट्स में देने, और हमने बाकी खर्चे क्यों कम नहीं कर रहे? क्यों अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे? हमारा जो मेजर गवर्नमेंट की जो मेजर आपकी बोरोइंग है इस वक्त पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट की बोरोइंग है और वो कमर्शियल बैंक से बोरोइंग है। तो आप कमर्शियल बैंक को इतना इंटरेस्ट देकर क्या करना चाह रहे हैं? यानी अपनी इकोनॉमी को तो आप डे 1 पे ही जीरो पे ला रहे हैं ना। जो इस वक्त का जो इस साल का जो बजट, नेक्स्ट ईयर का जो बजट आउटले है, उसमें आपके पास 6,800 अरब है और आपका खर्चा है 14,450 अरब, ये 14,460 अरब। तो हम तो शुरू ही माइनस पे होंगे, यानी हम मजीद कर्जे लेंगे। सर देखें, ज़ीशान भाई मेरी बात सुने, कर्जे लेके चलेंगे। मेरी बात सुने, ये जो आप चीज़ें फरमा रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि जो सिचुएशन बनी हुई है
कि हमने पैसे देने हैं, ये 30 जून वाली तारीख तो गुजर गई, IMF ने हमें कुछ नहीं दिया। अब IMF से हम अगले प्लान के ऊपर अगर उम्मीद लगाते हैं तो समझ आती है कि वो जाके कहीं, अगर तो वो मान गए 2024 के मार्च अप्रैल में जाके पैसे दे रहे होंगे, तो लोगों का सवाल ये है या कंसर्न ये है कि भाई अभी से लेके मार्च अप्रैल तक का गुजारा करने के लिए हमारे पास रोटी खिलाने के लिए लोगों को पैसे हैं, मामला चल सकते हैं कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर तो नहीं है इसमें, नहीं है। तो क्या होगा, क्या सिनेरियो हो सकता स्टैटिस्टिकली? देखिए ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट तो जो है अब कुछ अरसे में खुद ही चली जाएगी। तो ये जो तमाम जो वबाल आएगा वो आएगा या तो केयर टेकर्स पे या अगली गवर्नमेंट पे। तो इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। यानी इस चीज को अगर आप एक पूरे बर्ड्स आई व्यू पे लेते हैं तो इन्होंने इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं की जिससे पाकिस्तान को कोई फायदा हो। IMF ने तो डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया ना इस बजट पे। वो तो छोड़े, आपने परसों जो किया है काम 2 दिन पहले सेनेट में, जी जी, यानी तारीख में आपने ऐसा काम कर दिया है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, और हम अपने सेनेट के चेयरमैन जी 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 और साबका, हाँ जी, उनको प्लेन भी फ्री देंगे, उनको जो है उनकी फैमिली को भी फ्री ट्रैवल कराएंगे, उनको ताहयात पेट्रोल फ्री होगा, उनको ताहयात मुलाजिम फ्री होंगे, उनको ताहयात सिक्योरिटी फ्री होगी। हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या हमने जो टैक्स पेयर जो है जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लंगड़ा लूला कंट्रीब्यूशन से, क्या हम इसलिए गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं कि वो हमारे पैसों से हमारे मुंह पे हंसे और थूके? और ये क्या मैसेज हम देना चाह रहे हैं? दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? करेक्ट, कि यार हम तुमसे भीख मांगने आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपने चेयरमैन अपने खर्चे कम नहीं करते, मुराद और अनात और कनात के अंदर जो है वो हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की जो आपकी जो गवर्नमेंट का साइज है दुनिया में सबसे बड़ी है। करेक्ट, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के जितने एडवाइजर हैं शायद दुनिया में किसी वज़ीर आज़म कितने एडवाइजर नहीं होंगे, और शायद कोई उंगलियों में गिन भी नहीं सकेगा कितने एडवाइजर हैं। जरूरत पड़ती है ना कि उन्हें ये बताया कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने एडवाइजर हैं कोई दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन यहाँ तो इतने एडवाइजर के बावजूद भी मामला ऐसे चल रहा है। बट एनीवे, आप निशान भाई मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, सर ये फरमाएं, ये भी ऑयल का जिक्र आप कर रहे थे, सुना ये है, खबरें गर्दिश कर रही हैं या गर्दिश कराई जा रही हैं कि रूस से जो तेल पाकिस्तान आने जा रहा है, दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहेंगी, लेकिन जो पेट्रोल है ना वो तकरीबन समझिए कि मुफ्त ही मिलने लग जाएगा लोगों को, या बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि डील ही ऐसी कर दी है मियाँ साहब ने। तो ज़रा एनलाइटन करें हमारे लोगों को कि ये डील है क्या, कितनी फ़ायदेमंद है, या सिर्फ जो है वो ऐसे ही बबल है जिसके अंदर हवा भरी हुई है? 4 किस्म का तेल होता है और तकरीबन 50% जो तेल आपने मंगवाया है, जो 1 लाख बैरल में से मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहली आपके पास आ चुकी है, एक आ चुकी है 45,000 की, और तकरीबन जो है वो 65,000 की अभी आना बाकी है। उसके अंदर से तकरीबन जो है वो आपका खाम तेल जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री के इस्तेमाल में है, और उसके अंदर से 15% जो है लिक्विडिफायर जो है वो पेट्रोलियम निकलेगा। अच्छा, उसको यूं समझ लें कि तकरीबन 0.2% आप कर लें या 5% कर लें, इतना फायदा है। अब मैं आपको सादा से जुबान में आपको मैंने बता दिया कि बाकी जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, और वो चंद ममालिक है, 5-6 ममालिक जो आपसे पहले भी क्रूड ऑयल लेते हैं, या आगे से लेके आगे बेच देंगे, और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ खुर्रम दस्तगीर को फायदा होगा और मोसद्दक मलिक को फायदा होगा। इसके अलावा इस रशियन तेल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो नहीं, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास 4 रिफाइनरीज है, और 4 रिफाइनरीज का उन्होंने असेसमेंट निकालने के बाद बताया था कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको रिफाइन कर सके। तो अभी तक तो हमने ना कतर से ये डील किया, आप ये कह रहे हैं कि रूस से जो तेल आएगा उसका इस्तेमाल या उसकी खपत पाकिस्तान में नहीं होगी, वो क्रूड ऑयल आएगा, और वो क्रूड ऑयल मर्चेंट साहब ने वो क्रूड ऑयल आगे चला जाएगा, हम आगे बेच परसेंटेज रख के आगे बेच देंगे, लोगों को फायदा नहीं होने वाला, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जी कट मारेंगे। ये सादा जुबान और झटके जुबान में बता रहा हूँ कि कट लगाएंगे। पेट्रोलियम पहले भी कट लगाती है, असद हयाउद्दीन साहब सेक्रेटरी हैं इनके, आप उनसे मजीद मालूमात कर लेंगे। कट लगाते हैं सारे के सारे, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से कट लगाएंगे। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड बंद हो गई है, इसके अलावा जो आपका हेस्कोल बंद हो गया, आपके जो है वो बाकी कंपनीज जा रही हैं। आपने जो है वो G2G जो आपने मामलात बना रहे हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसके दरमियान में प्राइवेटाइजेशन कहीं से है ही नहीं, और किसी ने पैसा डालना नहीं तो रिफाइनरी कैसे होगी, रिफाइनरी नहीं होगी तो लिक्विडिफायर आपका पेट्रोलियम कैसे होगा, और ब्लेंड जो है, जो बेंड्स जो है, ना 87% का आएगा ना 97% का आएगा, तो ना मेरी मोटर बाइक में डलेगा ना मेरी गाड़ी में डलेगा, और इंडस्ट्री पाकिस्तान में है नहीं, तो किधर डालना तेल?
तो फिर तो ये ये बताएं, हालात है, तो ये बताएं, ये हालात है। तो ये बताएं सर, ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे पास पेट्रोल है उसकी जो कीमत है, ज़रा लोग उससे नाला हैं, खफा हैं, इसमें फ्लक्चुएशन हर 15 दिन के बाद आप जाते हैं कि समरी होती है, वो जाती है। आप क्या फोर्थ सी कर रहे हैं कीपिंग डॉलर स्पाइक एंड प्राइस इन फ्रंट? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये यहीं पे होल्ड करेगी, कीपिंग द 383 का बोलना नहीं चाहिए मर्चेंट साहब से, मेरे ख्याल में आप बोल ले, लेकिन 383 का डॉलर होने जा रहा है और अभी आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। मैंने तो पहले रेट दिया था तकरीबन 450 रुपए का डॉलर और 500 रुपए की तकरीबन टच करेगा, और मैं अभी आपको बताता जा रहा हूं। और इसके अलावा जो चीजें ये बंद कर रहे हैं वो बंद होती जा रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सुजुकी ने अपना जो 4 व्हीलर प्लांट जो था अगस्त 2020 और 19 जून को ये इन्होंने बंद कर दिया था। इसके अलावा टेक्सटाइल जो है वो सेक्टर के अंदर जो है वो जीएसपी प्लस मराहत बरकरार रखने का मुतालबा किया था सरबराह शुजात चौधरी ने। तो ये हुकूमत किसी तरह से किसी की बातें मान नहीं रही। बिजली के नरखों में 5 रुपए फी यूनिट्स तक इजाफे पे गौर कर रही है, और ये गौर के बाद आपको पता है ये कितना बढ़ जाएगी। और बिजली की जो खरीदारी की कीमत है, इनकी अदायगियां 3 ट्रिलियन रुपए से तजावज कर जाएंगी। अच्छा, सेनेट के ऊपर आपने अभी बात की, मैं इंपॉर्टेंट बात सिर्फ एक पॉइंट के साथ मर्चेंट साहब को जो है ना वो एडिशन देना चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको मराद देंगे तो ये सारे के सारे बिल पास कराएंगे ना। फिर इसके बाद तौहीने यानी पार्लियामेंट भी इन्हीं से बिल मंजूर करना है, सारी के सारी जो कट लगाने हैं वो भी इन्होंने मंजूर करना है, बजट भी इन्होंने मंजूर करना है। तो सेनेटर्स को जो है वो 6-6 साल के लिए खरीद लिया करेंगे, पता है आज मराद देंगे। और 70 करोड़ का तो पॉइंट आगे सर, आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं सर, कवर हो गया पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट साहब सर ये फरमाएं, आम फहम अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताएं, जिस तरह हमारे भाई डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 383 के करीब वो कह रहे हैं जी डॉलर जा रहा है, ये डॉलर की कहानी क्या है? क्योंकि डार साहब जब आए थे उन्होंने कहा 200 से नीचे डॉलर होगा, खैर वो तो कहानी दूर होगी, 300 से ऊपर चला गया। अब ये बातें 350-400 के करीब की जा रही हैं। इन्होंने तो ये भी कहा कि 450 में भी होने वाला डॉलर। तो ज़रा हमें एनालाइज करके बताएं कि ये डॉलर की कहानी क्या है और इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहे हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, कि जितनी भी चीज़ें इससे इफेक्ट होती हैं, तो उसका मतलब तो या उसका जो रिजल्ट है वो तो बड़ा खौफनाक या ख़तरनाक नज़र आता है। देखिए, ये मैं डॉक्टर की बात से बड़ा एग्री करता हूँ कि जो ये आने वाले दौर में जो पाकिस्तानी रुपए की जो कदर नजर आ रही है, वो तो कोई उसकी सेहत तो बहुत, वेंटिलेटर से भी अब कोई नेक्स्ट स्टेज अगर होती है तो उस पर हम चले गए, क्योंकि अब हमारे पास देने के लिए पैसे है नहीं, और हमारे पास जो है इनफ्लो कम हो रहा है और आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। तो जब आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो है ही नहीं, तो फिर हमारे देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं से मांगते हैं। और जब कोई हमारे पास डॉलर आ नहीं रहा होता और जब डिमांड बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब ये तो एक बेसिक फिनोमेना है। अब मुश्किल ये है कि जो ओवरऑल सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान में, हर चीज बंद हो रही है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेड बिजनेस है, क्योंकि इंपोर्ट मुल्क में हो नहीं रही। हम करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो कह के खुश हो रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इंपोर्ट ही नहीं हो रही, तो फिर हम बेचेंगे क्या? क्योंकि पाकिस्तान को तो बुनियादी तौर पे सिर्फ इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री बना दिया गया। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का तो कभी सोचा ही नहीं गया, पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का तो कभी सोचा ही नहीं गया। हमें तो ग्रोथ भी इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ नजर आती है, और जब आज होती है ग्रोथ तो वो इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होती है। आज आप इंपोर्ट खुली छोड़ दें, फिर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो सवाल ये है कि हम चाहते क्या है? क्या हम पाकिस्तान के साथ इसी तरह से मजाक करते रहेंगे? जो हमारे अरबाबे इख्तियार हैं वही मजाक करते रहेंगे? मेरी सुने आप, माशाल्लाह आपने दौर देखे हैं, कई जाते आते भी देखे हैं, आपका एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बातें आपको पता है, डॉक्टर साहब को पता है, हमारे दीगर जो माहिर मैशियत आते हैं, इकॉनमी को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है, और वो बातें कर रहे होते हैं जो एक आम शख्स रिलेट जब करते हैं ना, तो उससे कनेक्ट कर पाते कि नहीं, दे आर मेकिंग सेंस। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाल लें, ये जो भी हमने बात की सेनेट के चेयरमैन में वो डाल लें, आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। तो ये बातें जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं इनके समझ में नहीं आती हैं, उनके पास जो एडवाइज़र्स बैठे हैं उनकी समझ में नहीं आती। अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती, वो हमें भी बता दें, को लोगों को पता लग जाए कि बैठे क्या कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी वजारत ख़जाना है हमारी। भाई इसका बड़ा सिंपल सा बात है कि आपका सोच ही नहीं है। हमने आज तक कभी किसी से सवाल किया? एज कॉमन मैन हमने कभी किसी से सवाल किया है? क्योंकि हम सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने तो हर जगह पे फंसाया हुआ है। हमें तो छोटे छोटे इश्यूज में फंसाया हुआ है। मुझे बिजली नहीं है, मुझे गैस नहीं है,
वो जी रोड टूटा हुआ है, वो जी पानी नहीं आ रहा। वो अब आपके मुल्क का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर ये कह दे कि जी मैं पानी खरीद के पीता हूँ, डूब मरना चाहिए हमें उसी पानी में जो वो पीते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यार तुम कराची को, आप सिंध को पिछले 20 साल से रूल कर रहे हो और आप टैंकर माफिया खत्म नहीं कर सके। यानी ये किसका फेलियर है? यानी वो अपने फेलियर को बड़े फखर से बताना चाह रहे हैं क्या? सवाल ये पैदा होता है कि यानी हम तो देखिए ना, मसला ये है कि हम सच नहीं बोलते, हम सच बोलने से गुरेजा हैं। हम जिस दिन सच बोलना शुरू कर लेंगे तो हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब गलतियां आइडेंटिफाई होंगी तो गलतियों की हम तदारुक में जाएंगे और गलतियों को ठीक करना शुरू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला इस वक्त ये है कि चूंकि हमने बनाना ही लोगों को पता नहीं क्या है, पता नहीं बेवकूफ टाइप की जो चीज बनानी है माजरत के साथ, तो हाँ मामू ये वर्ड ज्यादा सही है, ये रिस्पेक्टेबल भी रहता है, बेवकूफ थोड़ा रिस्पेक्टेबल से हट जाता है। तो हमें लोगों को बनाना ही मामू है, तो इसका मतलब तो बड़ा आसान है कि हम बताएंगे ओ बड़े मसाइल हो गए, ओ इतनी मुश्किल हो गई, और आपके मुल्क के जो लीडर्स हैं वो पेट पे पत्थर बांध के जो है जनाबे आली, वो देखिए अपना पेट काट रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जहाज और ये छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि उसकी तो देखिए ना जरूरत पड़ती है कि वहाँ हमें ट्रैवल भी तो करना होता है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मुल्क के लिए हमें बड़ा दर्द है जी, बड़ा दर्द है मुल्क के लिए। ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं चलेगा। हमें एज इंडिविजुअल्स, मेरे और आपके टैक्स से ये गवर्नमेंट चलती है, हमें सवाल करना पड़ेगा, और आप ही के प्रोग्राम्स में और इन्हीं सारी तरीकों के टॉक शोज में हमें इन इश्यूज को हाईलाइट करना पड़ेगा कि प्लीज इनफ इज इनफ। या तो हमें बता दें कि हमें ऐसे ही लेकर चलना है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में हमें उलझा के रखना है, हमें बता देंगी जो 9 लाख लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर गए, अगले साल 12 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर। ठीक है सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बल्कि वो देखें यूनान में जो कश्ती उल्टी वहाँ पे क्या हुआ, सारे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाने लोग यहाँ से निकले थे। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे, यही इसी चीज़ को, इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करूँगा जो ज़िशान साहब कर रहे हैं। सवाल सर ये है कि एक आम सी चीज़ जो एक आम शख्स सोचता है, वो कहता है कि यार पिच होगी, पिच पे हम खड़े होंगे तो चौके छक्के लगेंगे। तो जब ये पॉलिसीज़ ये लाएंगे, पिच ही उखड़ जाएगी, हालात ही इस हद तक नहज तक पहुंच जाएंगे, अबतर हो जाएंगे, तो चौके छक्के ये लोग जो करता धरते हैं वो हमारे कैसे लगाएंगे? आई मीन क्या इतनी भी उनके पास फहम व फरासत नहीं है, या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव बिकॉज ऑफ द सिचुएशन? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, फिर सवाल का मुतालबा करना बंद कर दें कि जमहूरियत कामयाब क्यों नहीं हुई, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आप क्यों हो गए, जमहूरियत नहीं चली भाई। फिर इसी वजह से SIFC का जो मॉडल बन रहा है, फौज जो है वो आपको अजरबैजान से लेके दे रही है, फौज आपको जो है बाकी मुल्कों से लेके दे रही है, फौज आपकी गारंटर है CPAC की, फौज आपको जो है वो बाकी मुल्कों से इमदाद लेके देगी, और मुमकिन है ऐन मुमकिन है कि फौज बड़ी गारंटी दे के आपको 9th रिव्यू भी लेके दे दे, लेकिन 6 अरब रुपए उसको देना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो है वो माशाल्लाह आपको मुबारक को 600 अरब रुपए से ज्यादा के महसूलात की वजह से अब तकरीबन 3000 अरब रुपए IPPs का जो है वो, जो कि अभी आपने डिस्कस ही नहीं किया, अभी गर्दिशी करते हैं, सर्कुलर डेटा वो डिस्कस ही नहीं किया। तो अब मैं सिंपल आपके साथ ये बता रहा हूं कि SIFC जो है, यानी आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद ब खुद आना पड़ रहा है। आपकी जमहूरियत नहीं काम कर रही। आपने शहबाज शरीफ ने क्या किया? आपने कभी ये सवाल किया कि लाइन लॉसेस क्यों हो रही है? किसने कहा था गुड्डू बराज में बनाओ? कहते हैं शहरों के करीब तर आपको जो है वो प्लांट बनाना चाहिए ताकि लाइन लॉसेस ना हो। आप मर्चेंट साहब से भी पूछ लीजिए। तो ये किसने बेईमानी की थी कि इतने दूर थरों के अंदर जाकर के आप बिजलियां बनाएं? तो ये कौन बहुत बड़ा ड्रामेबाज था जिसने 1990 के अंदर जो ये तमाशे किए थे? तो सवाल करने वाला अगर कोई नहीं है तो हमें सवाल नहीं करना, हमें इस टाइम पे काम करना है। आप ये देखें, आज़रबाईजान से हम कब से LNG ले सकते थे, क्यों नहीं ली? आज़रबाईजान के साथ मैं पूरी दुनिया का इस टाइम पर जो है वो गेम चेंजर के अंदर मैं पूरी दुनिया को एनालिसिस करके बैठ गया हूं। तो हर मुल्क के अंदर, यूरोप के अंदर हम मिलियन से ऊपर, कहीं हम 6 मिलियन 5 मिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट ही कहीं नहीं कर रहे। तो आप यूं समझ लें, और कई मुल्कों के साथ हमारे रवाबित है ही नहीं। $1 बिलियन की भी कहीं से हम ट्रेड नहीं कर रहे, और एक्सपोर्ट हमारे पास है नहीं। हम कुछ सुई से धागा से लेके कोई चीज नहीं बना रहे। ये कौम तबाह हो चुकी है। इस कौम के जवानों और इसके लोगों को जगाएं, इनको कहें कि अगर तुम लोग उठोगे नहीं, काम नहीं करोगे, तो सुई नहीं बनाओगे, सुई धागा नहीं बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, तो तुम कोई नहीं बनाने देगा। करेक्ट पॉलिसी कोई नहीं बनाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही जी। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, ऑलवेज वेरी वोकल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़िशान मर्चेंट साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज्वाइन कर रहे हैं हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन ख़ान साहब। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में जारी इस वक्त जो दहशत गर्दी है, मुमकिन तौर पर अगर तो कहीं हो रही है उसके हवाले से, और अगर नहीं हो रही तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो कोई भी दहशत गर्दी कर रहा था, क्या हमारी अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनका कला कमा कर दिया है, या अभी भी कहीं से कोई हॉट स्पॉट हैं या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी दहशत गर्दी कुछ बहुत सारे CTD के भी ऑपरेशंस जारी हैं। सो लेटेस्ट सिचुएशन ग्राउंड पर क्या है, इसी सब के अंदर जो है एक और दुश्मन पाकिस्तान का जिसका ताल्लुक जो है वो जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर था कराची के अंदर, जो भी रिसेंटली अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड था, वो मारा गया है। उसके हवाले से बात करेंगे विद इन द TTP एंड विद इन द जो ये जितनी कलदम तंजीमें हैं इनके अंदर अपने क्या चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले तो आज की ये जो कार्रवाई है, ख़बर है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताइए और थोड़ी सी ग्राउंड पिक्चर दीजिएगा कि इस वक्त व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, और हम हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो कुछ भी ऑपरेशंस कर रही हैं उसमें किस हद तक कामयाबियाँ मिल रही हैं। Thank you, Musa bhai, for taking me. It's always matter of honor to appear on Capital TV. इसमें अगर आप थोड़ा टाइम दे, there are 5 factors जो I think we go step by step, जो which are creating this environment. सबसे पहले जो है उसके अंदर स्ट्रेटजी और पॉलिसी है। एंड इफ यू रिकॉल, जब से जनरल आसिम मुनीर आए, इन्होंने विजिट किया था बॉर्डरिंग रीजन का जिसमें KPB है और बलूचिस्तान और LOC पे भी गए थे। 2 मैसेज बड़े क्लियर थे फॉर डिजिटेंट्स, सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो भी आपके हैं टेररिस्ट हैं, कि इधर दे रे डाउन देयर आर्म्स एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम। उसके अंदर स्टेट पर देखेगी, स्पेशली फॉर बलोच सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है वहाँ काफी स्पेस है अगर आप ज्वाइन करते हैं। द अदर वाज, अगर आपने लड़ना है स्टेट के साथ, आपने टेरराइज करना है और सिविलियंस पे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करना है, देन वील गो हेड ऑन। तो पॉलिसी इज वेरी क्लियर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि उसकी आपको कंटिन्यूटी नजर आएगी, डिस्पाइट बीच में कुछ स्नीक अटैक्स हुए। लेकिन आई थिंक अभी आप देखें फॉर लास्ट 2 वीक्स there's a series of success of taking on very high value targets. तो एक तो आ गई पॉलिसी और स्ट्रेटजी। फिर आ जाते हैं कि जो in terms of prowess जो है, whether it is law enforcement agencies like you can start from police, frontier constabulary है दोनों सूबों में, then you have frontier corps है, and then army है, and then you have definitely special forces। फिर आ जाती है प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी जो मेन जिनका काम होता है ऐसे ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स का यूज है, then you have जियो फेंसिंग है, मतलब काफी हाई टेक काम है, और नेटवर्क्स को ब्रेक करना, उनके अंदर डिसेंशन क्रिएट करना। तो ये भी आई थिंक सीरीज ऑफ सक्सेस, एंड आई जस्ट नेम ऑफ यू हैड बेसिकली बलोच लिबरेशन फ्रंट का पहले जो है गुलजार इमाम शम्बे वाज बलोच नेशनल आर्मी जी पकड़ा गया, फिर उसकी कन्फेशन पे भी आती है बात जो है। देन देयर वाज वन गाय फ्रॉम ISKP's हेड टेकन आउट इन अफगानिस्तान, कुन्नड़ में, सनाउल्लाह गफारी, जो आई एम श्योर आप लोगों ने डिस्कस भी किया था। दैट्स आल्सो इंडिकेट्स कि जी यू कैन इवन गो क्रॉस एंड हिट। फिर अभी ये एक ईरान में भी हुआ जो अपना था नवाज अली रिंद का हुआ, और फिर आ जाते हैं अभी सरगबकफ मोहम्मद का जो था, वो ऑपरेटिंग इन आई थिंक सेंट्रल नॉर्दर्न बलूचिस्तान में। तो एक ही आ जाता है। अभी आते हैं कि देयर इज अ बिग इफेक्ट ऑफ गुलजार इमाम शाम्बिज अरेस्ट, जिसमें देयर वाज अ ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वी गॉट, और फिर जो है उसके थ्रू जो है स्पेशली चूंकि ब्रास वाज वन व्हिच वाज कोऑर्डिनेटिंग, जो बलोच राजशोई जोई शंगर व्हिच वाज क्रिएटेड बाय रिसर्च एनालिसिस के कोऑर्डिनेट करें, जो TTP भी है और इसके अंदर बाकी बलोच सब नेशनलिस्ट ग्रुप थे। तो उसको आई थिंक काफी हद तक ब्रेकअप किया गया है, दे डू फाइंड सक्सेसेस अगेंस्ट। फिर जो मैसेज है फ्रॉम शंबे वाज टू द स्पेशली बलोच सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स कि जी आप आए, मेन स्ट्रीम में आए, बिकॉज जो सरदार हैं आपके लाइक अरबियार मरी है या रामदा बुगटी है, बाहर बैठ के वाइन डाइन भी करते हैं, जेट्स में फिरते हैं, प्राइवेट जेट्स है, वो अपनी जिंदगी उन्होंने जो है वो लेयर ऑफ लेयर में गुजारी हुई है, तो आपको उधर लगाए हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि अभी ये जो था जमातुल अहरार या TTP का जो भी ये ऑपरेट कर रहा था, इसको भी ही वाज वन ऑफ द की फिगर्स, ही इज आल्सो बीन लेट्स से टेकन आउट। तो ये तो हो गई। आप जी मैं चाहता हूं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जरा और अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ पे तो हमें समझ आ गया अभी तक जो आपने बताया कि हमारी अफवाज की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुश्तरका प्राइम एजेंसीज़ की कार्रवाइयाँ जारी हैं, एंड वी आर सक्सीडिंग एंड वी कैन सी दैट। लेकिन स्मॉल पॉकेट्स के अंदर ऐसे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन एक चीज़ या एक ख़बर कह लें या एक डेवलपमेंट कह लें, वो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है।
वो हाइड आउट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये कच्चे के इलाके का जिक्र बड़ा होता है। ये सब्जेक्ट सिक्योरिटी का है, अब इसको करना पुलिस ने है, वो सिंध की है, वो पंजाब की है। कभी फ़ौज से मदद लेने की बात होती है, कभी नहीं होती। मैं जानना ये चाहता हूँ, लोग जानना ही चाहते हैं कि भाई ये एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हाइड आउट है, यहाँ पे चोर डकैत अगवा बराए तवान के तो केसेस हैं, बट बहुत सारे दहशतगर्द जो विदिन द कंट्री हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं और वहाँ पे उनके राब्ते हैं और वहाँ जाके पनाह लेते हैं। पुलिस तो उसके अंदर घुस ही नहीं सकती। तो आपको लगता नहीं है कि पहले विदिन द बाउंड्रीज़ जो मसले मसाइल हैं, ऐसी जगह डेजिग्नेटेड हैं, उनका बिल्कुल सफाया होना चाहिए और उसके बाद ये जो हमारी एफर्ट्स जारी हैं उनको इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि जी जो मेन ग्रैंडर पिक्चर पे एफर्ट्स जारी हैं वो कहीं डिमिनिश ना हो या उसका असर ज़ायल ना हो। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट। इसके अंदर 3-4 चीजें, एक तो आ जाता है सब्जेक्ट्स जो डिवाइडेड है बिटवीन प्रोविंस एंड लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट। उसमें आपको पता है कि जो विद इन लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस का, लेकिन उसके अंदर फिर आते हैं कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखें कि इसको आई थिंक एक तो हेल्प भी की, एक तो पुलिस की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग थी, नाउ यू फाइंड पुलिस की अपनी सिटी है, देन दे यू फाइंड एपीसीज विद पुलिस, इसी तरह उनके आर्म्स इंप्रूव किए, फिर ट्रेनिंग डेफिनेटली जहाँ पे कर सकती है मिलिट्री, ये लोग जाकर अभी तक वहाँ पे हाइड आउट पक्की है, कायम है, जो मर्जी हम कर रहे हैं, रिजल्ट जो है वो हमारा नहीं निकल सका जो निकलना चाहिए। हाँ, उसमें फिर आता है कि जो 18वीं तरमीम और सारा अगर आप देखें तो रिस्पांसिबिलिटी लाइव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। लेट्स से अगर सिंध में हो रहा है या कच्चे में या पंजाब के लेट्स से इवन दरिया सिंध कॉमन है, वहाँ पे कुछ लेट्स से अगर आइलैंड्स हो, लेकिन मोस्टली सिंध के कच्चे का इलाका है, तो उसमें कुछ तो आई थिंक देयर इज अ कनाइवेंस ऑफ लोकल लॉर्ड्स ऑल्सो जो रखते हैं इनको, उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल है कि वहाँ पे इस चीज को खत्म किया जाए। इधर इज डेफिनेटली वेरेवर पुलिस जो है अपना जाके करती है, इन केस दे फील देन फौज को भी कॉल करते हैं, स्पेशल फोर्सेस भी जाती हैं। लेकिन आपका पॉइंट ये बजा है कि ये बड़ा जरूरी है कि क्यों इस तरह के हाइडआउट्स को अलाउ किया जाए। सो आई थिंक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, और दूसरा ये पैटर्नेज है बाय सम ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ये बड़ा जरूरी है कि वहाँ पे इस चीज को खत्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया था गाइड वक़्क़ार हसन खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है नाजरीन, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।